जो अपने आप को एसेक्सुअली या बडिंग की सूरत में अपनी नस्ल बढ़ाती है। बड होता है बेटा, जैसे आलू होता है, आलू के साथ एक छोटा सा आलू और बन जाता है और वो बढ़ते बढ़ते पहले वाले आलू से ख़ुद को दूसरे को जुदा कर लेता है। और इस तरह से हम जब काश्त करते हैं आलूओं को तो कुछ चंद आलू होते हैं, लेकिन बाद में जब हम फसल उसको निकालते हैं तो बहुत ज़्यादा तादाद में आलू बने हुए होते हैं। वो किसके ज़रिए बनते हैं? बड के ज़रिए। तो एक बड बना, वो बड़ा हुआ, उसने ख़ुद को थोड़ा सा अलहदा कर लिया, तो ये एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन है। एसेक्सुअल उसको कहते हैं बेटा जिसमें मेल और फीमेल गैमीट का मिलाप ना हो, उसको क्या कहते हैं? एसेक्सुअल। तो दो ही किस्म की रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। बहुत सारी चीज़ें हैं, 10वीं में आप पढ़ के आए हो। कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं बेटा जिसमें मेल और फीमेल का मिलाप नहीं भी होता, फिर भी वो अपनी नस्ल को बढ़ा लेते हैं। तो ये यीस्ट भी इसी तरह की है। ये नीचे इसकी पिक्चर भी दिखाई गई हैं। कुछ यीस्ट जो है वो माइक्रोस्कोपिक भी होती हैं। यीस्ट जो है बेटा शराब बनाने के लिए और जो आप डबल रोटियां वगैरह खाते हैं, ये बनाने के लिए इस्तेमाल होती है ये। तो जो बच्चे मेरे चैनल पर नए आए बेटा, उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब किया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। तो हम बाकायदा आगाज़ करते हैं यीस्ट का। यीस्ट इज़ यूनिसेलुलर। यीस्ट जो है वो एक सेल पर मुश्तमिल है। अल्फाज पे गौर करना है बेटा। यूनिसेलुलर कहते हैं एक सेल पर मुश्तमिल। फंगस यानी फंजाई है, मैंने पहले ही बताया। फंगस है, फंजाई की किस्म है। दैट हैज़ अ सिंगल न्यूक्लियस, और जिसमें एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस अगर किसी को नहीं पता तो बेटा, अगर एक अंडे को हम सेल समझें तो जो अंडे की जर्दी होती है वो क्या कहलाती है? न्यूक्लियस। तो एक अंडे में एक ही जर्दी होती है, तो इसी तरीके से न्यूक्लियस इसमें एक ही होता है। तो यीस्ट क्या है? सिंगल सेल है, फंजाई है और सिंगल न्यूक्लियस रखती है। जनरली यीस्ट सेल्स आर लार्जर दैन बैक्टीरिया। आम तौर पर यीस्ट के जो सेल हैं वो बैक्टीरिया से थोड़े बड़े होते हैं। वेरी कंसीडरेबली इन साइज़, ये वेरी मुख्तलिफ वाला है बेटा, और ये साइज़ में भी मुख्तलिफ होते हैं। एंड आर कॉमनली स्फेरिकल, और आम तौर पर ये गोल होते हैं। टू एग शेप्ड, या अंडे की शक्ल के होते हैं, या तो गोल होते हैं या अंडे की शक्ल के होते हैं। दे हैव नो फ्लैजेला, इनमें कोई फ्लैजेला नहीं होते। फ्लैजेला के बारे में अगर किसी को नहीं पता तो बेटा वो मैं बता देता हूँ। ये क्लेमेडोमोनास में और यूग्लिना में एक हेयर लाइक बाल की तरह की साख्त होती है जो उनको मूव करने में हेल्प करती है। जो बच्चे बायो पढ़ते रहे बेटा उनको क्लेमेडोमोनास और यूग्लिना वगैरह का पता होगा, और ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर का भी पता होगा, उसको हम फ्लैजेला कहते हैं। तो वो बताना चाह रहा है कि यीस्ट में कोई फ्लैजेला नहीं होता, बट डू पोजेस मोस्ट ऑफ अदर यूकैरियोटिक ऑर्गेनेलीज, लेकिन कुछ और यूकैरियोटिक सेल वाले ऑर्गेनेलीज होते हैं। ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं बेटा? सेल के जो हिस्से हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑर्गेनेलीज। और यूकैरियोटिक ऐसा जानदार जिसके सेल में न्यूक्लियस हो वो क्या कहलाता है? यूकैरियोटिक। तो बेटा ये बायो जो है ये अल्फाज पे गौर करने से ही समझ में आती है, नहीं आएगी, नहीं गौर करेंगे तो फिर ऊपर से गुजर जाएगी। तो ये मैंने लफ्ज़ी तर्जमा किया बेटा, अब इसका मैं बाकायदा तर्जमा करता हूँ कि यीस्ट जो है एक सेल पर मुश्तमिल फंजाई है। इसमें सिंगल न्यूक्लियस होता है। आम तौर पर यीस्ट जो है बैक्टीरिया से थोड़ी बड़ी होती है, साइज़ में मुख्तलिफ होती है, गोल होती है या अंडे की शक्ल की होती है। इसमें कोई फ्लैजेला नहीं होता, लेकिन कुछ यूकैरियोटिक ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं। तो ये था हमारा बेटा यीस्ट। ये नीचे बेटा देख लें, इसकी पिक्चर बनी हुई है। यीस्ट के अंदर ये ब्लू कलर का जो दिखाया ये न्यूक्लियस है इसके अंदर। तो इसके बाहर ये मेम्ब्रेन है, इसकी सेल वाल है, लिपिड ग्रैन्यूल हैं, लिपिड कहते हैं चिकनाइयों को बेटा। और ये ग्रीन कलर का जो दिखा रखा है ये वैक्यूल है, और वैक्यूल के अंदर जो ये गोल सद काला दायरा है ये फॉस्फेट ग्रैन्यूल है। ग्रैन्यूल कहते हैं दाने को। और ये बड स्क्वायर है और माइटोकॉन्ड्रियाज हैं, ये दो तीन जो जिन पे निशान लगा रखा है। ये आ जाएगा बेटा इसका साइज़। यीस्ट साइज़ कैन वेरी ग्रेटली डिपेंडिंग ऑन द स्पीशीज़। साइज़ जो है इसका मुख्तलिफ होता है। ये बार बार VARY वाला वेरी आ रहा है बेटा, इसका मतलब मुख्तलिफ होता है। इसका साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होता है और इसकी स्पीशीज़ पर डिपेंड करता है। स्पीशीज़ कहते हैं किस्म को, कि किस किस्म की यीस्ट है। यीस्ट की कई सारी किस्में हैं तो उसकी स्पीशीज़ पर इन्हसार करता है। टिपिकली मेजरिंग 3 to 4 माइक्रोमीटर इन डायामीटर, और ये बेटा मारूजी बन सकती है। कहता आम तौर पर इसका कितना साइज़ होता है? 3 से 4 माइक्रोमीटर होता है डायामीटर में। आल्दो
अगरचे सम यीस्ट कैन रीच ओवर 40 माइक्रोमीटर, और कहता है कि कुछ यीस्ट इतनी भी हैं जो 40 माइक्रोमीटर तक भी पहुंच जाती हैं। टाइप्स कितनी हैं इसकी, यानी स्पीशीज़ कितनी हैं, ऑलमोस्ट 1500 स्पीशीज़ ऑफ यीस्ट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड। तो वो बता रहा है बेटा ये मारूजी बन सकती है। अभी तक यीस्ट की तकरीबन 1500 स्पीशीज़ जो हैं वो डिस्क्राइब की जा चुकी हैं, जिनका पता लगाया जा चुका है। इम्पोर्टेंस ऑफ यीस्ट, हम यीस्ट जो पढ़ रहे हैं बेटा इसका अहमियत क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम यीस्ट को, तो हम पढ़ते हैं बेटा फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन कहते हैं ख़मीर बनाना। मैंने बताया था बेटा जो ब्रेड बनाते हैं आप, डबल रोटी बनाते हैं, उसके अंदर बारीक बारीक पोर्स होते हैं, आपने देखे होंगे, सुराख होते हैं, तो वो किसकी वजह से आते हैं, यीस्ट की वजह से। और शराब और बियर जो बनाते हैं उनके लिए भी यीस्ट ज़रूरी है। फर्मेंटेशन, तो फर्मेंटेशन ये वही प्रोसेस है बेटा, ख़मीर करना। दे रेस्पायर बाई एरोबिक एन एरोबिक रेस्पायरेशन। अच्छा यहाँ ये लफ्ज़ समझना पड़ेगा बेटा, दो किस्म का सांस लेना होता है, एक एरोबिक और एक होता है एन एरोबिक। सांस लेने की वो किस्म जिसमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल हो वो एरोबिक कहलाती है, और सांस लेने की वो किस्म जिसमें ऑक्सीजन के बगैर भी सांस लिया जा सके वो क्या कहलाती है, एनएरोबिक। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म ऐसे जानदार जो आँख से नज़र नहीं आते, वो ऐसे भी होते हैं जो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में भी सांस ले लेते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, एनएरोबिक। तो ये सांस लेते हैं, दे रेस्पायर, ये सांस लेते हैं बाय एनएरोबिक रेस्पायरेशन, यानी कि ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में सांस लेते हैं। इस फिक्रे का ये मतलब होगा बेटा कि ये सांस लेते हैं ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में। दे फर्मेंट बाई कार्बोहाइड्रेट्स, और ये कार्बोहाइड्रेट्स को ख़मीरा करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होती हैं आपकी, जो चीनी, ग्लूकोज, सारे शुगर, मिठास जो भी होती है वो क्या कहलाती है, कार्बोहाइड्रेट्स। इनटू एथानॉल, एथानॉल क्या है, अल्कोहल शराब है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो बता रहा है कि ये कार्बोहाइड्रेट्स को ख़मीर करते हैं और क्या बना देते हैं, शराब बना देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बना देते हैं। दिस प्रोसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन वाइन, बियर एंड ब्रेड मेकिंग। ये प्रोसेस जो है, वाइन भी शराब होती है बेटा, बियर भी शराब होती है, और ब्रेड क्या होती है, डबल रोटी। तो ये प्रोसेस जो है शराब बनाने के लिए, वाइन बनाने के लिए और डबल रोटी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कौन सा, फर्मेंटेशन। और ये कर कौन रही है, यीस्ट कर रही है। तो बेटा ये सारे प्रोसेस यीस्ट के बगैर नहीं हो सकते, तो इसलिए यीस्ट पढ़ना ज़रूरी है। फिर आ जाएगा सैक्रोमाइसिस सर्विसिया, ये भी यीस्ट की किस्म है, इज़ यूज इन बेकिंग एंड फर्मेंटिंग अल्कोहल बेवरेजेस। तो ये यीस्ट कौन सी वाली, 1500 जो इकसाम है इसकी, 1500 में से सैक्रोमाइसिस सर्विसिया है जो इस्तेमाल होती है अल्कोहलिक बेवरेजेस में, इन बेकिंग। बेकिंग कहते हैं बेटा बेकरी के आइटम्स में, यानी ब्रेड बनाने में, ये बेकिंग है। बेकिंग में यूज़ होती है ये सैक्रोमाइसिस सर्विसिया, और बेवरेजेस यानी शराब बनाने के लिए। अब देखो बेवरेजेस भी शराब, मशरूबात, वाइन भी शराब और बियर भी शराब है, तो इनको बनाने में ये सैक्रोमाइसिस सर्विसिया इस्तेमाल होती है, मारूजी भी बन सकती है बेटा। तो ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस था। दूसरा आ जाएगा बेटा रिसर्च, तहकीकात में क्या इस्तेमाल होती है, तहकीकात के लिए भी यूज़ होती है बेटा। ये जो है ना बहुत तेज़ी से अपनी नस्ल बढ़ाता है ये, ठीक है। इट इज़ आल्सो एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट एज मॉडल ऑर्गेनिज़म, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक मॉडल जानदार है इन मॉडर्न सेल बायोलॉजी रिसर्च, जो मॉडर्न जदीद सेल बायोलॉजी की रिसर्च हो रही है उसमें। एंड इज़ ऑन द मोस्ट थॉरोली रिसर्च्ड यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज़म, और अभी तक वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है वो खुद भी नहीं जानदार है जिस पर मुकम्मल रिसर्च हो चुकी है। तो उसके अंदर क्या माइटोकॉन्ड्रिया करता है, कौन कौन से ऑर्गेनेलीज, न्यूक्लियस क्या काम करता है, तो इसकी रिसर्च में सबसे ज़्यादा कौन यूज़ हो चुका है, यीस्ट इस्तेमाल की जा सकी है, और इस पर ही रिसर्च हो चुकी हैं। फिर आ जाएगा कैंडिडा अल्बाइकन्स बेटा, आर अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस। पैथोजेंस उनको कहते हैं बेटा ऐसे जानदार जो बीमारी फैलाने की सलाहियत रखते हों, वो पैथोजन कहलाते हैं। और अपॉर्चुनिस्टिक उनको कहते हैं जो मौका परस्त हों, बॉडी में आपके रहते रहेंगे और आपको बीमार नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही देखेंगे आपका जो इम्यून सिस्टम है, बॉडी का क़ुव्वत मुदाफ़त का निज़ाम है वो वीक होना शुरू हो गया, आप किसी वजह से बीमार हुए हो तो फ़ौरन हमला कर देते हैं। तो वो कौन से होते हैं, कैंडिडा अल्बाइकन्स और ये यीस्ट है। तो ये अपॉर्चुनिस्टिक यानी मौका परस्त पैथोजेंस है, बीमारी फैलाने वाले हैं। एंड कैन काज इन्फेक्शन इन ह्यूमंस, और ये इंसानों में इन्फेक्शन की वजह बन सकते हैं। कैंडिडा इज़ कॉमनली फाउंड एज कमेंशल यीस्ट। कैंडिडा जो है आम तौर पर कमेंशल यीस्ट के तौर पर पाया जाता है। कमेंशल भी बेटा, कमेंशलिज़म भी एक ताल्लुक़ है। कमेंशलिज़म होता है बेटा यानी कि ताल्लुक़ बना कर रहना, ठीक है।
इन द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ ह्यूमंस, इंसानों की म्यूकस मेम्ब्रेन में। म्यूकस मेम्ब्रेन क्या होती है, एक एक लफ्ज़ को वाजे करता हूँ बेटा। नाक की, मुंह की, मैदे की, आंतों की जो अंदर वाली पहली पहली जिल्द होती है उसको क्या कहते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन। तो ये कमंशल है, यीस्ट यानी ताल्लुक़ बना कर रहती है इंसानों की म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ एंड अदर वार्म ब्लडेड एनिमल, और दूसरे वार्म ब्लडेड एनिमल्स के साथ। वार्म ब्लडेड एनिमल्स कौन से होते हैं बेटा, ऐसे जानदार जो रीढ़ की हड्डी रखते हों और उनका जो टेम्परेचर है वो एक जैसा रहे, जैसे इंसान का चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो उनका टेम्परेचर बेटा 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है। तो दूसरे गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली वगैरह ये सारे वार्म ब्लडेड एनिमल्स में आ जाएंगे। तो कैंडिडा अल्बाइकन्स, ये मैं इसका दोबारा से कर देता हूँ बेटा, ये मौका परस्त पैथोजन है और इंसानों में बहुत सारे बीमारियों की यानी इन्फेक्शन की वजह बनता है। और कैंडिडा जो है आम तौर पर कमंशल यीस्ट है जो इंसानों की और दूसरे वार्म ब्लडेड एनिमल्स की। ये नीचे फिर तस्वीर दिखाई है कैंडिडा अल्बाइकन्स की, ठीक है। ये इस तरह की होती है कैंडिडा अल्बाइकन्स, ये बड़ी करके दिखाई गई है, हालांकि ये माइक्रोस्कोपिक होती है, बहुत छोटी होती है, आँख से नज़र नहीं आती। अच्छा, बायोफ्यूल इंडस्ट्री, बायोफ्यूल इंडस्ट्री के तौर पर अब ये बेटा अल्फाज पे गौर करना पड़ेगा। बायो कहते हैं जानदार, फ्यूल कहते हैं ईंधन, इंडस्ट्री कहते हैं कारखाना, जानदारों के ईंधन का कारखाना। तो ये हम पढ़ते हैं, यीस्ट हैव रिसेंटली बीन यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन माइक्रोबियल फ्यूल सेल्स। तो यीस्ट जो है रिसेंटली बिजली पैदा करने के लिए जो माइक्रोबियल फ्यूल सेल्स हैं उनमें बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल की जा चुकी है एंड प्रोड्यूस एथानॉल फॉर द बायोफ्यूल इंडस्ट्रीज़, और बायोफ्यूल इंडस्ट्रीज़ के लिए एथानॉल पैदा करती है। एथानॉल क्या है बेटा, अल्कोहल है, शराब है, जिसके साथ ओल लगा होता है ना, अल्कोहल होता है बेटा वो, ठीक है। फिर आ जाएगा स्पॉइलेज ऑफ वाइन, वाइन कहते हैं शराब को बेटा, स्पॉइलेज कहते हैं ख़राब हो जाना, ठीक है। द ग्रोथ ऑफ सम यीस्ट सच एज जाइगो सैक्रोमाइसिस एंड ब्रिटेनोमाइसिस इन वाइन कैन रिजल्ट इन वाइन फॉल्ट्स एंड सब्सिक्वेंट स्पॉइलेज। कहता है अगर कोई यीस्ट है जिसका नाम जाइगोसैक्रोमाइसिस है और ब्रिटेनोमाइसिस है, ये अगर वाइन में, वाइन कहते हैं शराब में, ये ग्रोथ हो जाए, इसकी नशोनुमा हो जाए इस यीस्ट की, तो इसके नतीजे में जो वाइन है उसमें फॉल्ट आ जाता है, ख़राबी आ जाती है और आम तौर पर यह ख़राब हो जाती है। फिर आ जाएगा स्पॉइलेज ऑफ फूड, खाने का ख़राब होना। ये देखें बेटा नीचे स्ट्रॉबेरी आ गई है, स्ट्रॉबेरी के ऊपर ये फूई सी लगी हुई है, सफ़ेदी सी आई हुई है, तो ये क्या हो गया, खाना ख़राब हो गया। स्पॉइलेज का मतलब होता है गल सड़ जाना। तो यीस्ट आर एबल टू ग्रो इन फूड्स, ये जो यीस्ट है इसके अंदर इतनी ताकत होती है, ये इस काबिल होती है, एबल का मतलब क्या होता है, काबिल होना, कि ये फूड्स में ग्रो कर जाती है, उग जाती है, नशोनुमा पाती है विद लो पीएच, जिसकी पीएच लो हो यानी 5 या लो हो। अच्छा बेटा ये पीएच वाला मैं बार बार बताता हूँ, पीएच 0 से 14 तक होती है, 7 पर न्यूट्रल होती है, 7 से नीचे एसिडिक यानी तेज़ाबी होती है और 7 से ऊपर अल्कलाइन यानी बेसिक होती है। तो नीचे जो है लो पीएच, उसका मतलब तेज़ाबी पीएच है, 5 या इससे कम कौन सी होगी, तेज़ाबी पीएच, तो ये उसमें भी उग जाती है, तेज़ाब भी इस पर असर नहीं करता। एंड इवन इन द प्रेजेंस ऑफ कॉमन प्रिजर्वेटिव शुगर्स, और आम तौर पर जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, यानी प्रिजर्वेटिव कहते हैं हिफाजती अशिया, ऐसी अशिया जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो नहीं होने देती, उनको क्या कहते हैं, प्रिजर्वेटिव। तो अगर कोई कॉमन प्रिजर्वेटिव हिफाजती चीज़ भी डाली हुई है उसकी मौजूदगी में भी ये ग्रो कर जाती हैं। लो पीएच यानी 5 पीएच या इससे नीचे भी ग्रो कर जाती हैं और प्रिजर्वेटिव की मौजूदगी में भी ग्रो कर जाती हैं यानी नशोनुमा पाती हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड एंड अदर इजीली मेटाबोलाइज कार्बन सोर्सेज, और ये ऑर्गेनिक एसिड हों यानी शुगर हों, ऑर्गेनिक एसिड हों या दूसरे आसानी के साथ कोई और हो तो उनके अंदर भी मेटाबोलाइज हो जाती है, जो कार्बन के सोर्सेज हों, जहाँ कार्बन हो, क्योंकि बेटा ये पहले ही बता दिया गया है कि ये ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में भी सांस ले सकती है, तो इसलिए कार्बन सोर्सेज जहाँ पे भी होंगे वहाँ पर ये उग जाएगी, ग्रो कर जाएगी। इन दिस वे, इस तरीके से दे स्पॉयल फूड, और ये खाने को गला सड़ा देगी। ये इसका तर्जमा मैंने बेटा लफ्ज़ी किया था, मैं इसका पूरा तर्जमा करता हूँ कि यीस्ट के अंदर ये काबिलियत होती है कि वो खानों में अपनी नशोनुमा बढ़ाती है, ग्रो कर जाती है, और उन खानों में भी जिनमें कोई हिफाजती चीज़ें डाली गई हों या उनकी पीएच 5 या लो हो, उसमें भी उग जाती हैं और
खाने को ख़राब कर देती हैं। मिथाइलिन ब्लू इज़ यूज टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ लाइव यीस्ट सेल्स। मिथाइलिन ब्लू बेटा ये लेबार्ट्रियों में यूज़ होती है, जो लेबार्ट्री का काम करते हैं उनको पता है मिथाइलिन ब्लू क्या होती है। ये लाइव यीस्ट सेल की मौजूदगी यानी प्रेजेंस है, उसके टेस्ट के लिए, उसका पता कराने के लिए इस्तेमाल की जाती है मिथाइलिन ब्लू। ये मारूजी बन सकती है कि लाइव यीस्ट टेस्ट सेल्स जो हैं इनकी मौजूदगी के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल की जाती है, तो आपने बताना है मिथाइलिन ब्लू बेटा। ये देखें बेटा, नीचे ये अंगूर थे, अंगूर ख़राब हो गए हैं, ऊपर ये स्ट्रॉबेरी हैं और स्ट्रॉबेरी में ये फूई लग गई है खराब। वाटर, पानी की माइक्रोबायोलॉजी बेटा पढ़ना है। इसमें आ जाएंगे बेटा, देयर आर 2 मेजर टाइप्स ऑफ वाटर। पानी की 2 मेजर किस्में हैं। ग्राउंड वाटर आ गया। ग्राउंड वाटर जो है ज़मीन के नीचे जो पानी होता है बेटा उसको क्या कहते हैं, ग्राउंड वाटर। और एक होता है सरफेस वाटर जो सतह पे है, सतह वाला वो है जो आपका दरियाओं, झीलों, नहरों में पानी है, तो वो है बेटा। तो इसके अंदर हमने बारी बारी पढ़ना है। ये क्यों पढ़ा रहे हैं बेटा कि आप मोहतात रहें कि हवा में कौन से जरासीम हो सकते हैं, पानी में कौन से हो सकते हैं जो मुख्तलिफ़ बीमारियों का सबब बन सकते हैं। हर पानी पीने वाला नहीं होता और हर एटमॉस्फेयर जो है वो वहाँ रहने के काबिल नहीं होती। तो ये बताया जा रहा है आपको ताकि आप सीखें और अपने ज़िंदगियों में माइक्रो ऑर्गेनिज़म से बच सकें। माइक्रो ऑर्गेनिज़म नज़र नहीं आते, इसलिए इनकी एहतियात ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो पढ़ते हैं हम बेटा, देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ वाटर। पानी की 2 मेजर किस्में हैं। ग्राउंड वाटर हो गया, एक सरफेस वाटर हो गया बेटा। ग्राउंड वाटर क्या है? इट ओरिजिनेट्स फ्राम डीप वेल्स। ये हासिल होता है गहरे कुओं से, एंड सबस्टेनियन स्प्रिंग्स, और सबस्टेनियन चश्मों से। सबस्टेनियन स्ट्रीम्स कौन से होते हैं? जो बेटा चश्मे फूट पड़ते हैं, जो नीचे से ज़मीन से पानी खुद ब खुद निकलना शुरू हो जाता है। जैसा कि हमारा आब ज़मज़म का कुआं है वो ऑटोमेटिक ही निकला था ना नीचे से, तो उसको क्या कहेंगे? सबस्टेनियन स्प्रिंग्स कहेंगे। दिस इज़ वर्चुअली फ्री ऑफ बैक्टीरिया। ये आम तौर पर बैक्टीरिया से बिल्कुल पाक होता है। ड्यू टू फिल्टरिंग एक्शन ऑफ सॉयल क्योंकि ज़मीन का जो एक्शन है वो फिल्टरिंग एक्शन है, ज़मीन उसको फ़िल्टर कर देती है। डीप सैंड एंड रॉक्स, क्योंकि इसमें गहरी मिट्टी होती, सैंड होती है, एंड रॉक्स और चट्टानें होती हैं, तो इनका फ़िल्टरिंग एक्शन है, मिट्टी का, सैंड का और चट्टानों का। हावेवर ताहम इट में बिकम कंटामिनेटेड, लेकिन फिर भी ये आलूदा हो सकता है। व्हेन इट फ्लोज अलोंग द चैनल्स, जब ये चैनल्स के अंदर से बहता है। चैनल्स क्या है बेटा? आपकी मोटर से हो के आया, पाइपों से बह के आया, आपकी टैंकी में गया, टैंकी के अंदर भी कुछ हो सकता है कि आपकी सफाई ना की गई हो और फिर वापस आता है, तो वहाँ पे ये आलूदा हो सकता है। लेकिन जो ग्राउंड वाटर है, फ्रेश वाटर है, वो आमतौर पर बैक्टीरिया से फ्री होता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो ज़मीन से पानी आप निकाल रहे हो, जो फ्रेश पानी आ रहा होता है वो बैक्टीरिया से फ्री होगा। फिर आ जाएगा सरफेस वाटर बेटा, जो सतह वाला पानी है, जो मैंने बताया दरियाओं, झीलों और नहरों का पानी। इट इज़ फाउंड इन द स्ट्रीम्स, ये पाया जाता है नदियों में, लेक्स, झीलों में, एंड शैलो वेल्स, और खुले हुए कुओं में जो ऊपर से खुले हों। द एयर थ्रू विच द रेन पासिस, वो हवा जिसके अंदर से बारिश गुजर के आती है, में कंटामिनेट द वाटर, ये इस पानी को गंदा कर सकती है, क्योंकि हवा में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा, और जब पानी बारिश का आएगा कतरों का, तो वो उसको आलूदा करता हुआ साथ आएगा। अदर सोर्सेज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ इस्टेब्लिशमेंट्स एंड एग्रीकल्चरल फार्म्स, और दूसरे सोर्सेज जो हैं आलूदा करने के, वो इस्टेब्लिशमेंट है और एग्रीकल्चर फार्म है। एग्रीकल्चर फार्म कहते हैं बेटा जो ज़री फार्म है, जहाँ पर फसलें उगाई जाती हैं, वहाँ स्प्रे का पानी और खादें वगैरह शामिल हो जाती हैं इसी पानी में, सरफेस वाटर में, ETC वगैरह वगैरह। बाय द साइड्स ऑफ द वाटर फ्लोज, जो साइड्स हैं पानी की बहने की, जो यानी कि खालों में पानी बहता है जो फसलों के करीब करीब होता है, तो इनकी वजह से आलूदा हो जाता है ये सरफेस वाटर। पॉसिबल सोर्सेज ऑफ माइक्रोबियल कंटामिनेशन ऑफ द बॉडी ऑफ वाटर आर सॉयल एंड एग्रीकल्चर, रन ऑफ फार्म एनिमल्स, रेन वाटर, इंडस्ट्रियल वेस्ट, डिस्चार्जेज ऑफ फ्राम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, एंड स्टॉर्म वाटर रन ऑफ फ्राम द अर्बन एरियाज़। बहुत प्यारी बात की है, कहता पॉसिबल जो सोर्सेज है ना माइक्रोबियल कंटामिनेशन के, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आलूदा होने के, ऑफ द बॉडी ऑफ वाटर यानी पानी के, वो कौन कौन से हैं? सॉयल है, मिट्टी है, मिट्टी की वजह से आलूदा हो सकता है। एग्रीकल्चर रन ऑफ, जो ज़रूरी तौर पर जो चीज़ें हम उसमें बहाते हैं उनकी वजह से हो सकता है आलूदा। फार्म एनिमल्स, जो
जानवरों के फार्म बनाते हैं हम, जैसे हमारा गाय भैंसों का फार्म, उसका पखाना वगैरह, पिशी वगैरह जो शामिल हो जाए उसकी वजह से हो सकता है। रेन वाटर, बारिश के पानी की वजह से आलूदा हो सकता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो कारखानों का गंदा मवाद निकलता है उसकी वजह से पानी आलूदा हो सकता है। डिस्चार्ज फ्राम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, ये यहाँ पे दो लफ्ज़ हैं अलग। डिस्चार्ज फ्राम सीवेज ये अलग लफ्ज़ है। सीवेज कहते हैं बेटा गटरों का पानी, तो गटरों का पानी जो डिस्चार्ज होता है उससे पानी आलूदा हो सकता है। ट्रीटमेंट प्लांट्स एंड स्टॉर्म वाटर, जो पौधों की ट्रीटमेंट के लिए आप स्प्रे वगैरह करते हो उससे पानी आलूदा हो सकता है। एंड स्टॉर्म वाटर, और जो तूफ़ानी पानी है जो रन ऑफ बहता है फ्राम अर्बन एरियाज़, शहरी इलाकों से जो बहता हुआ पानी हो वो भी पानी को आलूदा कर। कंसर्न्ड विद द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन वाटर। माइक्रोबायोलॉजी, ये जो पानी की माइक्रोबायोलॉजी है ये ताल्लुक़ रखती है उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो कि पानी में रहते हैं। आर कैन बी ट्रांसपोर्टेड फ्राम वन हैबिटेट टू अनदर हैबिटेट बाय वाटर, या जो ऐसे हैं जो ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, एक हैबिटेट, एक मस्कन से दूसरे मस्कन में, किसकी वजह से? पानी की वजह से ही जाते हैं। तो ये वाटर माइक्रोबायोलॉजी उससे ताल्लुक़ रखती है बेटा। मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड नेचुरली इन फ्रेश वाटर, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं कुदरती तौर पर फ्रेश वाटर में भी, एंड साल्ट वाटर, और साल्ट वाटर में भी। साल्ट वाटर होता है बेटा समंदरों का पानी, ये नमकीन पानी होता है इसलिए साल्ट वाटर कहते हैं। और फ्रेश वाटर उसको कहते हैं जो बहता हो, बहता हुआ पानी, वो फ्रेश वाटर होता है बेटा। जैसे नदियों का पानी, चश्मों का पानी, ये फ्रेश वाटर होता है। ये भी मरूजिया आ सकती है कि फ्रेश वाटर कौन सा होता है और साल्ट वाटर कौन सा होता है। दीज इंक्लूड बैक्टीरिया, इसमें शामिल होते हैं बेटा बैक्टीरिया, सियानो बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, एल्गी एंड टिनी एनिमल सच एज रोटीफर्स। तो ये क्या है, इनमें सारे जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म शामिल होते हैं, इसमें फ्रेश वाटर में भी और साल्ट वाटर में। दीज कैन बी इम्पोर्टेंट इन द फूड चेन दैट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ लाइफ इन द वाटर। ये बहुत ज़्यादा अहम है फूड चेन में। फूड चेन और फूड वेब बेटा आपने पढ़ी होगी कि एक चीज़ दूसरी को खाती है, दूसरी फिर अगली तीसरी को खा जाती, तीसरी चौथी को खा जाती, तो इस तरीके से ये फूड चेन बरकरार रहती है। तो इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का होना फूड चेन को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करता है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर द माइक्रोब्स कॉल्ड सियानो बैक्टीरिया, वो माइक्रोब जिनको हम सियानो बैक्टीरिया कहते हैं, कैन कन्वर्ट एनर्जी ऑफ द सन इनटू द एनर्जी ऑफ नीड टू लाइफ। बहुत प्यारी बात की है कि जो सूरज से एनर्जी आती है उसको ये तब्दील कर देते हैं। जो अंदर जानदार हैं, मछलियाँ वगैरह जो रहती हैं, उनकी एनर्जी के लिए ये कन्वर्ट करते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूरज की एनर्जी को। द प्लेंटीफुल नंबर्स ऑफ, इनकी जो ज़्यादा तादाद है, प्लेंटीफुल होना, तो ये दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की खुराक की वजह बनती है। द एल्गी दैट थ्राइव्स इन वाटर, एल्गी कहते हैं बेटा पानी में रहने वाली एक सब्ज एल्गी है, जैसे वलूकस होता है जिसको छेबल कहते हैं, काई कहते हैं, पानी में रहती है। आर आल्सो एन इम्पोर्टेंट फूड सोर्स फॉर अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ, ये भी बहुत एक अहम सोर्स है दूसरी जो फार्म्स हैं ज़िंदगी की जो मौजूद हैं, मछलियाँ वगैरह रहती हैं, उनकी खुराक है ये बेटा। ये देखें, ये बना हुआ है बेटा पानी, ये बहता हुआ पानी आ रहा है नीचे, ये स्ट्रीम्स में, नदियों में, तो मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरिया अपने साथ ले आता है। ये इधर से वेल है, कुआँ है बेटा, ये स्प्रिंग चश्मे हैं, और ये नीचे आके स्ट्रीम नदियाँ बहती हुई, और ये वाटर कैन सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ मैनी टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पानी जो है वो सहारा देता, सपोर्ट करता है बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, उनकी ग्रोथ को बेटा। दिस कैन बी एडवांटेजेस, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद होता है। हावेवर, ताहम द प्रेजेंस ऑफ अदर डिजीज़ काजिंग माइक्रोब्स इन वाटर इज़ अनहेल्दी, लेकिन ताहम मौजूदगी जो है डिजीज़ काजिंग, बीमारी फैलाने वाले माइक्रोब्स की इन वाटर पानी में इज़ अनहेल्दी, ये गैर सेहतमंद है। एंड इवन लाइफ थ्रेटनिंग, और आम तौर पर ज़िंदगी के लिए ज़िंदगी जानलेवा भी हो सकती है। लाइफ थ्रेटनिंग होती हैं, ज़िंदगी के लिए ख़तरा, जानलेवा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर द केमिकल एक्टिविटीज़ ऑफ सर्टेन स्ट्रेन्स ऑफ यीस्ट, जो केमिकल एक्टिविटी हैं, कुछ ये स्ट्रेन्स होते हैं, यीस्ट खमीर होती है, ये बेटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये कुछ केमिकल एक्टिविटीज़ करते हैं। प्रोवाइड अस, ये हमें मुहैया करती है, विद बियर एंड ब्रेड, ये शराब हमें मुहैया करती हो और हमें ब्रेड मिलती है। जो हम ब्रेड बनाते हैं ना बेटा, डबल रोटी, तो उसमें यीस्ट होता, खमीरा किया हुआ आटा, और बियर शराब बनाने के लिए भी हमें खमीरा करना पड़ता है। तो उनकी कुछ केमिकल एक्टिविटीज़ हैं, ये हमारे लिए फ़ायदा मंद हैं। एज़ वेल एज़ द ग्रोथ ऑफ सम बैक्टीरिया इन कंटामिनेटेड वाटर, ताहम इसके साथ साथ जो कुछ बैक्टीरिया
की नशोनुमा हो जाती है आलूदा पानी में। कैन हेल्प डाइजेस्ट द पॉइजन्स फ्राम द वाटर, ये हमारी मदद करती है कुछ जो पॉइज़न होते हैं, जहर होते हैं पानी के अंदर, उनको हज़म करने में। कोई हम पानी पी लिया हमने, उसमें वो बैक्टीरिया गए तो कुछ जहरीली चीज़ें भी चली गई, तो उनको हज़म करने में ये बैक्टीरिया हमारी मदद कर देंगे। तो ये देखो फ़ायदेमंद हैं। कुछ तो हमारी शराब बनवा रहे हैं, ब्रेड बनवा रहे हैं, और कुछ हमें जहर हज़म करने में हेल्प कर रहे हैं। ठीक हो गया बेटा। फिर आ जाता बेटा फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर बैक्टीरिया दैट लिव इन द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट्स। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो आपकी आंतों में रहते हैं, उसको क्या कहते हैं, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ऑफ ह्यूमंस, इंसानों के, एंड अदर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, और जो दूसरे वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं जैसे गाय, भैंस, बकरियां वगैरह, उनके जो आंतों में इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में बैक्टीरिया रहते हैं, सच एज एस्चेरिचिया कोलाई, जिसको हम एस्चेरिचिया कोलाई कहते हैं, शॉर्ट में हम इसको ई कोलाई भी कहते हैं, साल्मोनेला, शिगेल्ला एंड विब्रियो, एंड ये विब्रियो जो होता है बेटा हैज़ा की वजह बनता है। ये सारे के सारे जो बैक्टीरिया कहाँ रहते हैं, आंतों में रहते हैं। कैन कंटामिनेट वाटर, ये पानी को आलूदा कर सकते हैं। इफ़ फीसेस इंटर द वाटर, अगर फुजला यानी पखाना वगैरह पानी में दाखिल हो जाए। कंटामिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, और इससे पीने का जो पानी है वो भी आलूदा हो सकता है। विद द टाइप ऑफ एस्चेरिचिया कोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई की किस्मों से, नोन एज O157H7 कैन बी फैटल, जिसको हम जानते हैं किससे, O157 और H7 इसका कोड है, इसका एस्चेरिचिया कोलाई का बेटा। तो अगर ये हो तो ये जानलेवा हो सकता है। अब देखो रहता तो ये आंतों में ही है, लेकिन जब ये आंतों से फुजले के ज़रिए, पखाने के ज़रिए बाहर आया, और फिर इसने क्या किया जी, ये पीने के पानी में शामिल हुआ, आलूदा हो गया, तो ये अब पानी हम दोबारा पिएंगे तो ये जानलेवा हो सकता है। द कंटामिनेशन ऑफ म्यूनसिपल वाटर सप्लाई ऑफ वालकरटन, ये म्यूनसिपल सप्लाई वाटर कहते हैं जो बेटा घरों में पानी आता है अक्सर, जैसे शहरों वगैरह में ना, को पानी का एक टाइम होता है मुकर्रर, टूटियाँ वगैरह लगी हैं तो उसमें ऑटोमेटिक पानी आ जाता है, तो उसको हम म्यूनसिपल वाटर कहते हैं, सप्लाई का पानी। तो म्यूनसिपल पानी जो है उसकी आलूदगी की वजह से ये वालकरटन ओंटारियो, ये बेटा इलाके का नाम है, कनाडा के अंदर है। इन द समर, गर्मियों में, ऑफ 2000 में, बाई स्ट्रेन O157 to H7, ये किसका कोड था, एस्चेरिचिया कोलाई का। तो ये जो 2000 में वो आलूदा हो गया था कनाडा में वाटर। सेकंड 2000 पीपल, इसने 2000 लोगों को बीमार किया था, एंड किल्ड 7 पीपल, और 7 लोगों को मार भी दिया था। तो ये एस्चेरिचिया कोलाई क्या थी, ये म्यूनसिपल वाटर में शामिल हो गई होगी, कहीं से फुजला गंदा गटरों का पानी। अक्सर औकात क्या होता है, गटर की पाइपलाइन भी नीचे से जा रही होती है और पानी की पाइपलाइन भी नीचे से जा रही होती है, तो अक्सर औकात गटर की पाइपलाइन तो रहती ही लीक है, तो पानी वाली भी लीक हो जाए तो गटर वाला पानी जो है वो शामिल हो जाता है पीने वाले पानी में, जिसकी वजह से एस्चेरिचिया कोलाई हमारी आंतों से निकल के खाने वाले पानी में तो मौजूद ही था पहले से, तो वो पीने वाले में भी शामिल हो गया, तो इससे काफ़ी सारी जो है वो मौत वाक़ई हो सकती है। ठीक हो गया बेटा। तो फिर आ जाएगा बेटा द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ऑफ वार्म ब्लडेड एनिमल्स आल्सो कंटेन वायरसेस। जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं जैसे गाय, भैंस वगैरह, बकरियां वगैरह हैं, उनके जो आंतों में, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कुछ वायरसेस भी होते हैं। वो तो बैक्टीरिया की बात हो रही थी ना, अब किसकी बात हो रही है, वायरसेस की हो रही है। दैट कैन कंटामिनेट वाटर, जो पानी को आलूदा कर सकते हैं, एंड काज डिजीज़, और बीमारी की वजह बन सकते हैं। एग्जाम्पल इंक्लूड, इसमें मिसालें शामिल हैं किसकी, वायरसेस की, रेट्रो वायरसेस, इंटेरो वायरसेस एंड कोक्साकी वायरसेस। ठीक हो गया बेटा। तो ये वायरसेस की किस्में हैं। अनदर ग्रुप ऑफ माइक्रोब्स ऑफ कंसर्न इन वाटर माइक्रोबायोलॉजी आर प्रोटोजोआ, एक और ग्रुप है माइक्रोब्स का वाटर बायोलॉजी में जिसको हम प्रोटोजोआ कहते हैं। द 2 प्रोटोजोआ ऑफ द मोस्ट कंसर्न आर जियार्डिया एंड क्रिप्टोस्पोरिडियम। ये कौन से हैं बेटा, प्रोटोजोआ हैं। मारूजी बन सकती है बेटा कि प्रोटोजोआ कौन से हैं, तो आपने बताना जियार्डिया और क्रिप्टोस्पोरिडियम ये प्रोटोजोआ हैं। कोई पूछे वायरसेस कौन कौन से हैं, तो आपने बताना है रेट्रोवायरस, इंटेरो वायरसेस और कोक्साकी वायरसेस, ये वायरसेस की किस्में हैं। और बैक्टीरिया पूछ ले